हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है एंड एसएससी को लेकर हम अभी तक 4 मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हमारा 5वां मॉक टेस्ट होने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, आपको मज़ा आएगा टेस्ट लगाने में। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैंने नोटिस करी है। बच्चे कमेंट में बोल रहे हैं कि सर थोड़ा हमारा स्कोर कम आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टेस्ट लगाने का मकसद ही हमारा यही है कि हमको हमारी मिस्टेक पता चले, हमारे वीक पॉइंट्स पता चले, और आप अभी एग्जाम में टाइम है तो उन जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम कर सको और उनको स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, तो जितना कम स्कोर आपका आ रहा है, विच मीन्स आपको ज़्यादा पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बस आप मेहनत करते रहो, एग्जाम से पहले सारी चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगी। ओके, आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर अवमानना मतलब कंटेम्प्ट न्यायालय अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है, भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट के लिए दंड देने का अधिकार प्रदान करता है। हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने अवमानना मतलब कंटेम्प्ट कानूनों की समीक्षा के लिए एच.एन. सान्याल समिति का गठन किया था। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया था। संविधान के आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति मिलती है। कंटेम्प्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज लामितीये 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है मॉरिशियस, मालदीव, श्रीलंका या फिर सेशेल्स। तो एक्सरसाइज लामितीये की बात करें तो भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित होने वाला एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2026 में इसका 11वां संस्करण जो है सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। हाल ही में अभी 2026 मार्च में यह एक्सरसाइज आयोजित हुई थी। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दे रखें। पहला है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति बहुत ही अधिक हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूतियों मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने की संभावना रखता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि रुपया तेजी से मूल्यह्रास मतलब डिप्रिसिएशन कर रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलर खरीदने की संभावना रखता है। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये हमको बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। जब इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ जाती है तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है। इससे मार्केट लिक्विडिटी कम होती है और महंगाई पर कंट्रोल लगाने में मदद मिलती है। स्टेटमेंट 2 देखें तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि रूपी के तेजी से डिप्रिशिएट होने पर आरबीआई आमतौर पर डॉलर बेचता है और रूपी खरीदता है। इससे डॉलर सप्लाई बढ़ती है और रूपी को सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमी में लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट ये एसएससी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कुलाह दरान के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी सुलेख या फिर सैयद। तो कुलाह दरान की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टोपी पहनने वाले। दिल्ली सल्तनत काल में सैयदों को इस नाम से जाना जाता था क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की नुकीली टोपी मतलब कुला धारण करते थे। ये उनकी विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक पहचान मानी जाती थी। सैयद वंश का शासन 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे। यहाँ पर सैयद बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? जापान, इटली, कनाडा या फिर जर्मनी। तो G7 समिट 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया था। G7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट का समूह है। ये मंच ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इशू जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता है। अक्सर हमको करंट अफेयर में इंटरनेशनल समिट्स और उनके होस्ट कंट्री से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है।
सिर्फ 49 रुपये में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपये से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इनमें से किसका गठन किया गया है? ऑप्शन ए सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। तो किसका गठन किया गया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA। इसका गठन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 के अंतर्गत 1997 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का रेगुलेशन और मैनेजमेंट करना। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भारत की एक बड़ी पर्यावरण चुनौती में से एक है। यहाँ पर CGWA, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा वक्र मतलब कर्व दो वस्तुओं के उन सभी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जो कि कंज्यूमर को समान संतुष्टि मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं? ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व, बजट कॉन्स्टेंट, आइसोक्वांट कर्व या फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर थ्योरी मतलब उपभोक्ता सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये दो वस्तुओं, दो गुड्स के ऐसे सभी कॉम्बिनेशन को दर्शाती है जिनसे कंज्यूमर को समान स्तर की सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास समोसा और कचौरी हैं। 2 समोसे प्लस 2 कचौरी खाकर आपको जितनी खुशी मिली, 3 समोसे 1 कचौरी खाकर भी उतनी ही खुशी मिली, 1 समोसा या फिर 3 कचौरी खाकर भी आपको उतनी ही खुशी मिली। यानी सामान का कॉम्बिनेशन जो है वो बदल गया, लेकिन खुशी जो है, सेटिस्फेक्शन, वो बराबर रही। ऐसे सभी कॉम्बिनेशन को जोड़कर जो रेखा बनती है उसे ही बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की लेटराइट सॉइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ये सामान्यतः लाल रंग की होती है। इनमें नाइट्रोजन और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका विकास मुख्यतः राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है। और चौथा है, इन मिट्टियों पर टेपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन हमको दे रखा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः लाल रंग की होती है। इस मिट्टी में आयरन मतलब लोह ज्यादा होता है, इसीलिए इसका रंग लाल या फिर लाल भूरा दिखाई देता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें नाइट्रोजन और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी में बारिश का पानी पोषक तत्वों को बहाकर ले जाता है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस जो है वो कम होते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम होते हैं लेटराइट सॉइल में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा यहाँ पर देखिए, इनका विकास मुख्यतः राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है, गलत। लेटराइट मिट्टी वहां बनती है जहां पर अधिक गर्मी और अधिक वर्षा होती है, मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिमी घाट जो है वहां पर। तो राजस्थान तो ड्राई है, शुष्क है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा देखते हैं, इन मिट्टियों पर टेपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है, बिल्कुल सही। उचित खाद और सिंचाई मिलने पर काजू, टेपियोका, कॉफी, चाय, रबर, ये सभी अच्छी खेती यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला और चौथा ये दोनों जो हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे, मतलब सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को सम्मान दिया गया। एंड तीसरा है, इनमें से 2 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो यहां पर फ्रेंड्स, अगर हम तीनों स्टेटमेंट को वेरीफाई करें तो पहला है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसके बाद पद्म विभूषण का नंबर आता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, ये भी सही है। 5 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया, इनमें से 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र सिंह देओल और VS अच्युतानंदन को यहाँ पर मरणोपरांत दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस भारतीय रेलवे ट्रेन को विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में लॉन्च किया जाना बताया गया? ऑप्शन है, जिंद सोनीपत,
वंदे भारत मुंबई अहमदाबाद, तेजस लखनऊ दिल्ली या गतिमान आगरा दिल्ली? तो करेक्ट आंसर होगा जिन सोनीपत, हरियाणा। इंडियन रेलवेज ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन इस रूट पर चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जीरो कार्बन इमिशन, यानी यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी। ये आंसर सही होगा। किस प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट ऑयल के संश्लेषण एवं भंडारण में विशेषज्ञ होता है? ऑप्शन है जेरेंटोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो क्वेश्चन है ना, पौधों की कोशिकाओं मतलब सेल में पाए जाने वाले प्लास्टिड्स से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि तेल या फिर वसा जो है, ऑयल या फैट, उसको बनाने और संग्रहित करने का काम कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है? तो करेक्ट आंसर है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट एक विशेष प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि पौधों में तेल और वसा के संश्लेषण और भंडारण का कार्य करता है। यह विशेष रूप से परागकोश और उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है, जहां पर पराग कणों का विकास होता है। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एलायोप्लास्ट जो होता है उसका मुख्य कार्य तेल का भंडारण करना होता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा एलायोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है? ऑप्शन है वरुण, गरुड़, अवतार या फिर नंदी। तो एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो थोड़ा सा। ऐसा वाहन या उपकरण जो जमीन और पानी दोनों जगह पर काम कर सके। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन अवतार है, जिसे बेंगलुरु स्थित कंपनी एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और जमीन पर भी संचालन कर सकता है। भविष्य में इसका उपयोग सर्विलांस या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और तटीय सुरक्षा बचाव कार्यों में किया जा सकता है। यहाँ पर अवतार बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणुकता मतलब ऑटोमिसिटी क्या है? ऑप्शन है टेट्रा एटोमिक, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक या फिर पॉली एटोमिक। तो यहां पर एटोमिसिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरीन का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्लोरीन सामान्यतः अवस्था में Cl2 के रूप में पाई जाती है, यानी इसका एक अणु मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए इसकी परमाणुकता एटोमिसिटी जो है वो कितनी है? 2 होती है, और इसे डाई एटोमिक तत्व कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर द्विपरमाणुक डाई एटोमिक, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक 60 वॉट का विद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। 30 दिनों में खपत हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटे में करना है। ऑप्शन है 9 यूनिट, 30 यूनिट, 0.3 यूनिट या फिर 90 यूनिट्स। तो बिजली के बिल में आने वाली यूनिट की गणना से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन ये। सबसे पहले 60 वॉट को किलोवाट में बदलना होगा, यानी 60 वॉट इक्वल टू 0.06 किलोवाट। अब लैंप रोज 5 घंटे चलता है और 30 दिनों के लिए चलाया गया, इसीलिए कुल समय जो होगा यहाँ पर कितना हो गया? 150 घंटे होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम, मतलब 0.06 इंटू 150 इक्वल टू कितना हो गया? 9 किलोवाट आवर। यहाँ पर ध्यान रखना, बिजली के बिल में 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट माना जाता है, इसीलिए कुल बिजली खपत 9 यूनिट होगी। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, चंबल के बीहड़ भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश में। तो चंबल के बीहड़ की बात करें, गहरी और अनियमित खाइयों वाली भू आकृतियों की, जिनका निर्माण लंबे समय तक हुए मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन के कारण हुआ है। ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्याकर नंदी द्वारा रचित संस्कृत ऐतिहासिक काव्य रामचरित का नायक कौन है? ऑप्शन है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर रामपाल। तो बेसिकली पाल वंश और संस्कृत साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित का मुख्य नायक कौन था? इसका सही उत्तर है रामपाल, जो पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इस काव्य की सबसे खास बात यह है कि इसे द्विअर्थी शैली मतलब डबल मीनिंग स्टाइल में लिखा गया है। एक तरफ इसमें भगवान राम की कथा दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ पाल शासक रामपाल के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी ध्यान रखिएगा कौन थे, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है गोवा, झारखंड, ओडिशा या फिर गुजरात। तो 2026 की रिपोर्ट में ओडिशा ने 73.1 स्कोर के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? राज्यों में बेहतर फाइनेंशियल गवर्नमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया था। सी आंसर। नेक्स्ट है, मलिक अंबर जिन्होंने दक्कन में मुगलों का विरोध किया, किस राज्य के कुशल प्रशासक थे? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बीदर। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। मलिक अंबर अहमदनगर सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध शासकों और सैन्य रणनीतिकारों में से एक थे। वे मूल रूप से इथोपिया से भारत आए थे और बाद में अहमदनगर राज्य के वजीर बने। उन्होंने मुगलों, विशेष करके जहांगीर के शासनकाल में उनके विस्तार का प्रभावी विरोध किया था। उनकी सबसे बड़ी पहचान गुरिल्ला युद्ध की रणनीति है, जिसे बाद में मराठाओं ने भी अपनाया था। सबसे इंटरेस्टिंग, 1610 में खड़की नगर बसाया, जिसे आगे चलकर औरंगाबाद कहा गया। यहाँ पर अहमदनगर बिल्कुल करेक्ट होगा। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2012, रियो 2016, एथेंस 2004 या बीजिंग 2008। तो यहाँ पर गगन नारंग की बात हो रही है। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज शूटर हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम यहाँ पर रोशन किया था। ये उपलब्धि भारतीय शूटिंग इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से गिनी जाती है। गगन नारंग को वर्ष 2010 में खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, मार्टी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी, सत्रिया, कथक या फिर कथकली। तो मार्टी अखोरा शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक अनुष्ठान है। इसे नृत्य अभ्यास शुरू करने से पहले किया जाता है। इसे शुद्धिकरण संस्कार माना जाता है। सात्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी में महान संत श्रीमद शंकर देव ने असम में की थी। ये नृत्य असम के वैष्णव मठों, जिन्हें सत्र कहा जाता है, उनमें विकसित हुआ है। सन 2000 में सत्रिय को आधिकारिक रूप से भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल किया गया था। यहाँ पर मार्टी अखोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिय, बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, असम में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर या डिब्रूगढ़। तो प्रसिद्ध टी फेस्टिवल हर वर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? जोरहाट में। जोरहाट को अक्सर टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि असम के सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर असम की बात हो रही है, तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है जोरहाट, बी आंसर। निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ की रचना की, जिससे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। इसी उपन्यास से प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक भी बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का कौन सा युग्म गलत है? पंडित रविशंकर सितार, पंडित रामनारायण सरोद, एन राजम वायलिन या फिर बिस्मिल्लाह खान शहनाई। ऐसा क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पर पंडित रामनारायण सरोद वादक जो बता रखा है, ये पूरी तरीके से गलत है, बल्कि वे प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। उन्होंने सारंगी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पंडित रविशंकर की बात करें तो सितार के लिए, एन राजम वायलिन के लिए और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है युग्म गलत है? यहाँ पर बी वाला जो है युग्म पूरी तरीके से गलत है, पंडित रामनारायण सरोद, जबकि होना चाहिए था सारंगी, बी आंसर। कल्लेमा मणि पुरस्कार भारत के किस राज्य में दिया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर ओडिशा। तो कल्लेमा मणि अवार्ड तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, नाटक और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर कल्लेमा मणि का अर्थ होता है कलाओं का रत्न, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? डोंग, टोडा, बडागा या फिर इरुला।
तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी जनजाति दक्षिण भारत की नहीं है। तो डांग जनजाति मुख्य रूप से गुजरात के डांग जिले और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है। दूसरी ओर टोडा, बडागा और इरुला जनजातियां तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। यहाँ पर डांग बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 0.5 का आपका वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।